साथियों को राम राम। और जितने भी आपके शहरवासी दर्शक हैं उन सबको भी मेरा प्रणाम। आज का विषय डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेयर हिसार। हमारे प्रवीण पोपली जी ने जो पिछले 15 दिनों में शहर में आतंक मचाया है रेडी पटरी वालों के साथ, उस पीड़ा को देखते हुए मेरे दिमाग में, दिल में ये आया कि इनकी मदद की जाए। मैंने रेडी पटरी वालों की अच्छी आवाज़ उठाई। वो लोग मेरे पास बहुत बार आए, रोते रहे, हमारी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। मैं अतिक्रमण के खिलाफ नहीं हूँ, कोई हक में नहीं हूँ कि अतिक्रमण किया जाए, पर व्यवस्थित तरीके से रेडी पटरी वालों को पहले जगह दे करके या उनकी कोई व्यवस्था करके उन गरीबों को हटाया जाता तो मुझे कोई दर्द नहीं था। और मैं आज भी, अब भी एक बात कहना चाहूँगा आप सबको, आज भी प्रवीण पोपली जी उनकी अच्छी व्यवस्था करके और सारे शहर का अतिक्रमण हटाते हैं तो मैं पोपली जी के साथ। और जो केस मैंने डाला है, मैंने केस डाला इलेक्शन कमिश्नर को, डीसी हिसार को, रिटर्निंग अफसर हिसार को और कमिश्नर लोकल बॉडी चंडीगढ़। सबसे पहले इसमें क्या है, प्रवीण पोपली जी ने जो नॉमिनेशन फाइल किया है उसमें अपना नाम सही नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि प्रवीण पोपली जी का नाम उसमें प्रवीण कुमार नहीं है, पूरा एफिडेविट में पूरा सही है प्रवीण कुमार। तो सबसे पहले तो जिस आदमी को अपना नाम ही ना लिखना है, और जिन अधिकारियों ने इस नॉमिनेशन को पास किया है उन अधिकारियों को भी मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम नाम तो चेक कर ले। दूसरा, प्रवीण पोपली जी ने पिछले काफी सालों का हाउस टैक्स जो है वो नहीं भरा हुआ है, जो कि एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन वो बहुत जरूरी है। और अधिकारियों द्वारा देखे जाने के बाद वो नॉमिनेशन रद्द हो जाता है, वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहता, उसमें अयोग्य हो जाता है। उसकी मैं कॉपी आपको दूंगा। अगर किसी भाई को किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट, ये कागज मेरे नहीं है, और जो मैं आज बोल रहा हूं वो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा, ये टोटल के टोटल डॉक्यूमेंट सरकारी है। कोई भी मीडिया कर्मी, कोई भी शहरवासी ये कागज देखना चाहे ऑनलाइन उपलब्ध हैं, उंगली मारो और निकालो। कल को कोई ये कहे कि कृष्ण टीटू सिंगला ने फॉल्स कंप्लेंट की है तो वो आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन जाके, चाहे वो हाउस टैक्स का मामला हो, चाहे उसकी जमीन की रजिस्ट्री का मामला हो, या उसके होटल के ऊपर जमीन के कब्जे का मामला हो, या उसके बिजली के बिल का मामला हो। आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट आज की अभी 10 बजे तक के टाइम के कागज आपको उपलब्ध हो जाएंगे। मैं भी दिखा दूंगा और आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको हाउस टैक्स की कॉपी दिखाता हूं कि आप सब भाई देख लो कि ये 7 मई का मेरे पास इसका बकाया है। तो इसमें कॉपी निकालना, जरा निकाली सारी कॉपियां। कोई नहीं, 3 की दे दो, 7 की दे दो, 3 और 7 में कोई फर्क नहीं। ये हाउस टैक्स बकाया आ रहा है। ये सबसे पहले तो इन्होंने क्या कर रखा है कि रजिस्ट्री में इनकी जगह है 71.65 स्क्वायर गज, और नॉमिनेशन पेपर पे इन्होंने अपनी जमीन दिखाई है 1081 स्क्वायर फीट, जो 1081 स्क्वायर फीट का बनता है, 80 स्क्वायर फीट का बनता है 120 गज। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी रजिस्ट्री बोल रही है। 71 गज की रजिस्ट्री है और नॉमिनेशन पेपर पे ये दिखाते हैं कि मेरी जमीन
1080 स्क्वायर फीट है, जिसका बिल्टअप एरिया 1000 स्क्वायर फीट है। तो जो 49 गज जगह इन्होंने नॉमिनेशन पेपर पर ज्यादा दिखाई है, तो वो सरकारी जमीन है। अगर कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि किसी भी प्रकार का सरकारी जमीन पे अतिक्रमण करता है या कब्जा करता है, तो वो डिस्क्वालीफाई ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसका उदाहरण मैं देता हूं। मैं जब नगर परिषद का चेयरमैन था, मेरे खिलाफ यही केस डला था। चंडीगढ़ में केस डला, मार्क होके एडीसी हिसार को आ गया। एडीसी हिसार ने मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया, जबकि जो कब्जा था वो मेरे नाम से था ही। मैंने उन अधिकारियों को हाईकोर्ट का नोटिस दिया। हमारे के मिगलानी होते थे कमिश्नर, मंत्री होती थी हमारी वर्मा मैडम, और एडीसी होते थे यहाँ गुप्ता जी आईएएस। उन्होंने मेरे खिलाफ फाइंडिंग दी। मैंने हाईकोर्ट से नोटिस कर लिया, अधिकारियों को दे दिया। अधिकारियों ने मेरी कोई हिरी नहीं की, मेरे को एज इट इज छोड़ दिया। 15 दिन के बाद मैंने अधिकारियों से पूछा कि जो डिस्क्वालिफिकेशन मेरी हुई वो किस ब्याज पे हुई या उसका स्टेटस क्या है। तो मेरे को अधिकारियों द्वारा ये बताया गया कि जी वो तो फाइल गुम हो गई। आज 27 साल हो गए, 27 साल में वो फाइल मेरे को नहीं मिली। और उस जमीन पे भारतीय जनता पार्टी की जिस सरकार आई, उस जमीन को रेगुलर कर दिया, उसका नक्शा पास कर दिया और करोड़ों रुपए की वो जमीन बेच दी। हिसार के अंदर स्थित है। आज भी उस जमीन के अंदर 16 गज जमीन सरकारी बकाया पड़ी। 196 गज जगह टोटल थी। परवीन पोपली के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो। परवीन पोपली पे आरोप नहीं, मेरा 1000 है, लेकिन मेरा पहले कहने का मतलब यह है कि इस केस के अंदर सीधी सीधी डिस्क्वालिफिकेशन है जो मैं भुगता हूं। और जो मेरा कब्जा नहीं था, कब्जा किसी और का था, भुगतना मेरे को पड़ा। फिर सरकार ने उसी को रेगुलराइज कर दिया, उसी का नक्शा पास हो गया और उसको करोड़ों के भाव में बेच भी दी। तो आज ये देख लो, ये आप खुद देख सकते हो, 71 गज की रजिस्ट्री है। अब नॉमिनेशन पेपर पे देखो आप, वो था ना, नहीं, आप ये देखो, ये कहते हैं कि मेरा एरिया दुकान का और होटल का 1080 स्क्वायर फीट है और बिल्टअप एरिया है मेरा 1000 स्क्वायर फीट। ये देख लो आप, ये नॉमिनेशन पेपर पे खुद पोपली जी ने स्वीकार किया है। तो रजिस्ट्री 71 गज की और बिल्टअप एरिया 1000 स्क्वायर फीट का मतलब हो गया 900 के करीब। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि हाउस टैक्स के अंदर इन्होंने 2 आईडी बना रखी है 71 गज में से। 71 गज का मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये रजिस्ट्री है, एक तो है 39 गज की, ये हाउस टैक्स की जो है असेसमेंट, एक तो है 39 गज की और दूसरी है 50 गज की। तो 39 गज और 50 गज कितना हुआ? 89। जगह है उनकी 71 गज। तो ये हाउस टैक्स में कैसे होगी? और इसकी 2 आईडी कैसे बन गई? क्या 71 गज में होटल बन सकते हैं 2? नंबर 1 तो ये। नंबर 2, जिस जगह पे यह होटल बना है उस होटल के का जो रास्ता है वहां से फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकती, और जहां तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाती वहां होटल नहीं बन सकता। ये मुझे ज्ञान नहीं है कि इस होटल का नक्शा पास है या नहीं है। अगर नक्शा पास है तो गलत है, ये होटल है, आप सभी देख सकते हो। ये परवीन पोपली जी का होटल है। इसमें 50% के हिस्सेदार हैं। गरिमा होटल के नाम से लिखा है, गरिमा मेडिकोज, आप सब देख सकते हो इसको। आप ये देखो, ये आप होटल कम्प्लेक्स कह लो, कम्प्लेक्स है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कागज बोल रहे हैं। लो पढ़ो, आप व्यक्तिगत तौर पे पढ़ो, मेरे दिखाने से नहीं, आप पढ़ो ये नाम क्या है। आप अच्छी तरह पढ़ो।
मैं भी शुरू में चकमा खा गया था, प्रवीण कुमार है। तो ये जब अधिकारियों ने नॉमिनेशन पेपर चेक किया तो क्या कोई ऐसा अधिकारी नहीं था जो उस पेपर को पढ़ सकता था? जब नाम ही कैंडिडेट का गलत हो और एफिडेविट दूसरे नाम से हो तो नॉमिनेशन कैसे पास होगी? आप देखो, जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं पोपली महोदय, उस पार्टी का नाम नहीं लिखना है उसको नॉमिनेशन पेपर। देखो आप पढ़ो, इन्होंने लिखा है, मन ने भी चश्मा लगाना पड़ेगा, ये ना बरातिया ये है। एक तो इन्होंने काफी सालों से हाउस टैक्स नहीं भरा, जो कि नॉमिनेशन के टाइम में उसकी एनओसी होती है। कितना बनता है सब लगभग उसका उनका हाउस टैक्स? देखो, जहां तक मैं समझता हूं इन्होंने स्पेशल कैटेगरी दिखा रखी है और कमर्शियल कैटेगरी भी दिखा रखी है। कमर्शियल कैटेगरी में तो है इनका, स्पेशल कैटेगरी में था 11.25 पर स्क्वायर फीट और कमर्शियल में है इनका एक जगह 18 रुपए है और दूसरी जगह 27 रुपए है पर स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। तो अगर इनकी कैलकुलेशन की जाए तो आज एक बिल में इनके 95,531 रुपए बकाया आ रहे हैं और दूसरे बिल में 1,13,000 कुछ रुपए बकाया आ रहे हैं। अब ये कितने सालों को, मेरे हिसाब से कम इनका 60,000 रुपए पर मंथ का बिल बनना चाहिए। 60,000 रुपए पर मंथ के बिल में अगर 10 साल का भी जोड़ें तो 6 लाख रुपए से कम नहीं होता। एक तरफ मैं दिखाऊं आपको, 6 तारीख को इन्होंने एक नोटिस निकाला है भास्कर अखबार में। भास्कर अखबार में ये निकाला है 6/5/25 को, यानी आज से 5 दिन पहले, कि जो हाउस टैक्स के बकायादार हैं उनका हम बोर्ड लगाएंगे, उनको नोटिस दिए जाएंगे। तो मैं कहता हूं सबसे पहले तो सुनहरी अक्षरों में प्रवीण पोपली जी का बोर्ड शहर में लगना चाहिए। और जहां तक अतिक्रमण की बात है, देखो मैं मौके पे नहीं गया हूं, मैं तो कागज बता रहा हूं कि पोपली जी 1080 स्क्वायर फीट का एरिया, जिसका के गज में बनता है 120 स्क्वायर गज, वो कहते हैं कि 1080 स्क्वायर फीट मेरी जगह है और 1000 स्क्वायर फीट में मैंने निर्माण किया हुआ है। रजिस्ट्री कहती है कि पोपली जी की जमीन 71.65 स्क्वायर गज है। ये रजिस्ट्री मेरी नहीं है, ये मैंने कल ही निकलवाई है, ये ऑफिशियल रजिस्ट्री है, कल की निकली हुई है, 12 तारीख का ये हाउस टैक्स निकला हुआ है। ये नहीं कि पुराना है, 12 तारीख को निकला, उससे पहले 7 तारीख को निकला, उससे पहले 3 तारीख को निकला। अगर इन कागजों में कोई हेराफेरी हो जाए, कोई छेड़छाड़ हो जाए, वैसे तो हो नहीं सकती। जो ऑनलाइन सिस्टम है वो बैकडेट में नहीं हो सकता। फिर भी गलती से 4 दिन पहले नगर निगम में आग लगी थी, कहते भाई इसका तो रिकॉर्ड फूक गया, अपन तो काला काट लिया। इसलिए 12 तारीख की डेट में मैंने सारे रिकॉर्ड निकाले। फिर ये जो रेडी वालों को तंग किया जा रहा है, इसको किस प्रकार देखते हैं आप? देखिए, मेरे को पीड़ा यही थी, मैं पोपली जी को अब भी कहता हूं, मैंने जहां तक याचिका डाली है या मैंने अधिकारियों को, इलेक्शन कमिश्नर को, कमिश्नर ऑफ हरियाणा लोकल बॉडी को, डीसी हिसार को, रिटर्निंग ऑफिसर हिसार को, मैं इन रेडी पटरी वालों को जगह दे दे, सही व्यवस्थित कर दे, मैं गारंटी करता हूं ये सारा केस वापस ले लूंगा। अदरवाइज इसको सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा। डिस्क्वालिफिकेशन इसकी 100% बनती है। तो आप अगर नहीं डालेंगे तो कोई और व्यक्ति डाल देगा, उसको कोई फायदा नहीं होगा। आपकी बात मैं समझ गया। अभी मैं नहीं डालूंगा, कोई और डाल दे, उसमें इतना ही हो सकता है कोई और के डालने में कि ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, चुनाव दोबारा हो जाएगा, और मैं डालूंगा तो इसका चुनाव, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, अगला मेयर मैं होऊंगा। ये कानून है।
बिना घोषित कर दिए जाएंगे आप। बिल्कुल, ये कानून है, मैं नहीं बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी आईडी 2 इसलिए करी टैक्स कम करने के लिए। मैं बताऊंगा ना। अब ये जहां तक मैं सोच रहा हूँ कि इन्होंने एक 39 गज की और एक 50 गज की जो प्रॉपर्टी आईडी बनाई है, इसमें भी शायद स्लैब का चक्कर होगा। मुझे नहीं पता नया रूल क्या है, इसमें हो सकता है 2 स्लैब हों, जगह कम होने की वजह से, तो प्रॉपर्टी का टैक्स की बचत करने के लिए ऐसे किया हो। एक बात और बता देता हूँ, कुछ लोग आदतन होते हैं ना, हैबिचुअल, इसका बिजली का बिल 4 महीने का पेंडिंग है। ये मैं नहीं कह रहा, आज 11 बजे 10:30 बजे का ये इसका बिजली का बिल है। देख, कितना पेंडिंग आप देख लो, मैं चश्मा लगाना पड़ेगा। बता दो आप। बिजली का बिल इनका पेंडिंग है 16,385 का। सरकार ने भी छूट करी है बिलों के अंदर, उसमें छूट लेने 4 महीने, सुनो मेरी बात, कमर्शियल में छूट नहीं करती। 23 अक्टूबर 94 को मेरे खुद के घर का बिल लेट पेमेंट के साथ आया था। उसकी ड्यू डेट थी 30 अक्टूबर 94 की। 23 तारीख को मेरे घर का कनेक्शन काट दिया रात को 9 बजे बिजली वाला में आके, जिसकी के ड्यू डेट थी 30 अक्टूबर, और मेरा कनेक्शन काट दिया 23 तारीख को। मैं उस कंप्लेंट को लेके एससी बिजली बोर्ड के पास गया। जब मैं ऑफिस में गया, एससी साहब ने मेरे को चाय पिलाई, अच्छा मान सम्मान किया। मैंने वो कंप्लेंट अपनी जेब में डाल के वापस मेरे घर आ गया। मैं कोई गरीब आदमी महाराज है, ये तो ऐसे काम करते हैं। मेरी ड्यू डेट 30 अक्टूबर, मेरा कनेक्शन कट रहा 23 तारीख को। तो आपके साथ इस यहाँ 4 महीने में नहीं कट रहा। आम आदमी का बहुत बुरा हाल होगा। उसके बाद दोबारा फिर वही कर्मचारी मेरे घर का बिल रात को आराम धीरे से फिर काट के आ जाता है, जबकि मेरा बिल भरा हुआ है। 2 बार कनेक्शन काट दिया। तो मैं ये देख रहा हूँ आम आदमी, मेरे जब घर की ड्यू डेट 30 अक्टूबर है और 23 अक्टूबर को मेरा जो है कनेक्शन काट रहे हैं। मैंने पूछा उस भाई से, भाई मेरा बिल कनेक्शन क्यों काट दिया? बोले जी मेरे को घर वालों ने डांट दिया। मैं भी डांट तो तेरे को इसलिए दिया होगा कि आज तुम 23 तारीख को कनेक्शन काटने आया है, ड्यू डेट 30 की है। मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है, अगर आप देख, कल ड्यू डेट थी 4 महीने के बिल की, आज सुबह 10 बजे को बिल नहीं भरा गया है, नहीं कटा कनेक्शन। आप चेक करो आगे। आप पूछो बिजली विभाग से कि आम साधारण आदमी का बिल 1 हफ्ते लेट हो जाए, जबकि 2 महीने में 2 बिलों तक तो कनेक्शन कटता ही नहीं। सर 5,000 से ऊपर होते कनेक्शन काट देते हैं। और आप ये देखो ना, मैं थोड़ी बनाया 5,000 से ऊपर कनेक्शन ये बिल मैंने नहीं बनाया, ये ऑनलाइन अभी निकाला है, और ये पूरे 12 महीने की मेरे पास डिटेल है। आप बेशक देखो, ये पूरे 12 के 12 महीने के मेरे पास डिटेल है कि कौन कौन से महीने में ड्यू। कागज बोल रहे हैं, इंटरनेट पे कोई भाई इसको निकाल सकता है। 10 एसी की रीडिंग 300 आती है क्या 1 महीने की? इसमें 5 मंजिल का होटल दिखाया है। 5 मंजिल के होटल में मेरे हिसाब से इसके फ्रंट में 6 या 8 एसी तो फ्रंट में दिखाई दे रहे हैं। 6 7 एयर कंडीशन तो इसके फ्रंट में है, दुकान में भी होंगे, और पीछे जो कमरे हैं होटल के बैक साइड में भी होंगे। 17 किलोवाट का लोड है। 17 किलोवाट के लोड का 4 महीने का बिल 16,000 का आएगा। मैं तो जहां तक समझता हूं कि शायद मीटर में गड़बड़ ना हो, मैं पुष्टि नहीं करता इसकी, पर हर आदमी समझदार है कि जिसके 15 से ज्यादा एसी लगे हो घर में या होटल में, तो क्या 16,000 का बिल समेत जुर्माना आएगा? ये नेताओं का ही कम आ सकता है, आम आदमी का तो नहीं आ सकता। नहीं, देखो जी, मेरे तो आता हो तो मेरा कान पकड़ लो। मैंने तो अपनी बता दी। देखो मैं बताता हूँ। 29 हो गया सर इनका, अब का बिल 29 हो गया, मतलब 1 महीने 2 महीने का। हाँ, तो ये तो मैं तो यही दिखा रहा हूँ। 2900 बिल, 2900 का बिल आप देखो, 18-15 एसी का, जबकि पीक गर्मी है। चलिए सर अब ये बताइए, ये वो एप्लीकेशन जो अपन सबको भेजी है, चाहोगे तो आपको अवेलेबल करो। कमिश्नर हरियाणा को लोकल बॉडी, डीसी हिसार को, रिटर्निंग ऑफिसर हिसार, एडीसी हिसार। मैं 10 या 15 दिन तक इंतजार करूंगा।
इंतजार इस करो। सुनो, एक प्रोसीजर होता है, सिस्टम होता है सरकार। अधिकारीगण इसका नॉमिनेशन रद्द करते हैं या उस पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उसका कोई जवाब देते हैं या मेरे को बुलाते हैं, तब तक वेट करूंगा। 1 हफ्ते बाद रिमाइंडर दूंगा, 5 दिन का, 7 दिन का। उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं करेंगे हाई कोर्ट जाऊंगा। हाई कोर्ट का रास्ता मेरे को पता, मैं 2 साल 19 दिन रहा हूं मेरे केसों में। कब्जे वाले केस में भी था जिसमें बरी हो गया। मेरे खिलाफ 3 बच्चों का मामला बनाया, बंसीलाल जी की सरकार में डिस्क्वालीफाई होया, जो मेरे पे बनता ही नहीं था। बंसीलाल जी के टाइम में मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, उसमें भी संख्या कम होने के बावजूद भी मेरे को हटाया गया, उसमें भी मैं हाई कोर्ट से आया। तो मैंने तो ये मुकदमे सारे देखे हुए हैं, सारा एक्ट मैंने बार बार पढ़ा हुआ, मेरे ज़बानी याद है।